देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले आपको बताते हैं देश प्रदेश में बाढ़ की खबरों के बारे में। पंजाब के अमृतसर से इसको लेकर एक बुरी खबर है। घटना गुरु नानक पुरी की है। यहां भारी बारिश से 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई है, जिसमें एक बच्चा सहित 3 लोगों की मौत होने की खबर है और 4 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। 2 और लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम फिलहाल यहां पर चल रहा है और इस मकान में रहने वाले सभी किराएदार बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले और नदी के पास के इलाकों में रहने वाले लोग अपने बोरिया बिस्तर के साथ सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। कानपुर और माता टीला बैराज से पानी छोड़े जाने के वजह से प्रयागराज में पानी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर होशंगाबाद में तवा डैम पानी भर जाने से 9 गेट इसके खोलने पड़े हैं। इस सीजन दूसरी बार डैम के गेट खोलने पड़े हैं और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया है। तो बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर आपको नदियां जो हैं वो पूरे तेज बहाव से बहती हुई नजर आ रही हैं। होशंगाबाद में जो डैम है, यहां से पानी अब छोड़ा गया है। ओडिशा में भी बाढ़ के हालात कुछ ऐसे ही हैं। भारी बारिश यहां पर हो रही है। बैतरणी और इसकी सहायक गंगोत्री नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई एकड़ खेत पानी में यहां पर डूब गए हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पिछले 3 दिन में ओडिशा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गुरुवार को नदी के तेज बहाव में डूबने से एक किसान को बचाया गया। ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक गांव में 45 साल के किसान पंचू मोहन नदी में अपने बैलों को साफ करने के दौरान पानी में गिर गए, जिसकी सूचना मिलने पर नजदीक के फायर स्टेशन के कर्मियों ने पावर बोट की मदद से मौके पर पहुंचकर इस व्यक्ति को बैलों के साथ बचाया। और अब उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहां पर लोग बारिश के साथ साथ भूस्खलन से भी परेशान हैं। कई गांव पूरी तरह से कट चुके हैं। कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। प्रशासन बाढ़ में फंसे ग्रामीणों तक राहत और बचाव के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रिहायशी इलाकों से मलबे हटाने की कोशिश भी यहां पर चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर की, जहां पर बारिश का कहर जारी है। खासकर गांवों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। किसानों की खड़ी फसलें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं और कई घरों को भी नुकसान होने की खबर है। उधमपुर जिला प्रशासन ने लोगों को नदी किनारों से दूर जाने की चेतावनी जारी की है। जम्मू में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। करीब 50 घरों को नुकसान हुआ है और 35 लोगों को अब तक यहां पर बचाया जा चुका है। जम्मू में पिछले 3 दिन में अलग अलग घटनाओं में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के एक कर्मचारी शामिल हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जा रहे बैंक कर्मचारी की गाड़ी पर अचानक पत्थर उड़कर गिर गया और घटना में 2 लोग घायल भी हुए। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो खराब मौसम की वजह से ये तमाम परेशानियां हैं जो लोगों को देखनी पड़ रही हैं। अलग अलग जगहों पर हमने आपको बारिश की तस्वीरें दिखाई, उसकी वजह से आई बाढ़ की तस्वीरें दिखाई। आपको बता दें कि खराब मौसम और तेज बारिश के अंदेशे को देखते हुए रियासी में प्रशासन ने लोगों को पानी वाली जगहों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते नदियां और नाले यहां पर उफान पर हैं, जिसको देखते हुए एहतियातन लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर और पुलिस को संपर्क करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे। तेजस्वी के बाद तेज प्रताप की लालू से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के लिहाज से ये मीटिंग बेहद अहम है।
माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को टिकट देने की बात को अपने पिता लालू प्रसाद के सामने अपना पक्ष जरूर रखा होगा इस मामले में, और लालू से मिलने से पहले तेज प्रताप का कोरोना टेस्ट भी कराया गया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कानपुर के कर्नलगंज थाने में एक सिपाही वर्दी में नशा कर महिलाओं और राहगीरों से बदसलूकी करते हुए पकड़ा गया। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कानपुर पुलिस में सुधार नजर नहीं आ रहा है। कई बार तो पुलिस चौकियों में नशेबाजी की खबरें आती रहती हैं। और मंदसौर की एक तस्वीर आप देखिए। यहां पर एक दिव्यांग शिक्षक ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बच्चों को रोज पढ़ाई करवा रहे हैं। रामेश्वर नागरिया बच्चों के लिए हीरो से कम नहीं है। ये रोज सुबह खुद शहर के अलग अलग इलाकों में वक्त पर पहुंच जाते हैं और जहां जगह मिल जाती है वहीं बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। सभी बच्चों को होमवर्क मिलता है और चेक भी किया जाता है। इनसे पढ़ने वाले बच्चों में ज्यादातर गरीब या मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। इनकी कोशिश को देख सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। देश विदेश में आपका स्वागत है। कोरोना का असर सेब व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हिमाचल में सेब को ओलों की मार भी सहनी पड़ी है, मगर अब फिर से हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों में इसका व्यापार रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। हिमाचल में सेब का कारोबार 4000 से 5000 करोड़ का होता है, मगर इस बार ये कारोबार इसका आधा होने की बात कही जा रही है। फिर भी अच्छे सेब मंडियों में आने लगे हैं और इसके व्यापारी और किसान इसकी अच्छी कीमतों की उम्मीद करने लगे हैं। फिलहाल ये कारोबार पहले से कहीं बेहतर हालत में नजर आ रहा है। तो अब जो सेब की जो खेती होती है उसमें अब सुधार होता हुआ दिख रहा है। हालात वहां पर सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए हरियाणा के नूह की, जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो बच्चे हैं उनकी मदद की जा रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो वहां पर किसान सेब की खेती करते हैं। अब उनको उम्मीद है कि हालात थोड़े से बेहतर आगे होंगे। लेकिन अच्छी खबर आप देखिए, हरियाणा में नूह में 70% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं था या फिर इंटरनेट की कमी थी। और अब स्थानीय प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला की यहां पर शुरुआत की है। इसके तहत युवा ग्रेजुएट सामुदायिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कक्षा छतों पर या फिर खुली जगहों पर लगती हैं ताकि सामाजिक दूरी भी बनी रहे। और 100 से ज्यादा गांवों में ऐसी पाठशालाएं चल रही हैं। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट आप देखिए। 8 साल का हितेश आखिरकार मोहल्ला पाठशाला में पढ़ने लगा है। 4 महीने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी रही। ये हरियाणा के नूह जिले के रहना गांव की बात है। वो जिले के उन 70,000 या 70% बच्चों में है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं सके। ये अंतर घटाने के लिए प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला शुरू करवाई। स्थानीय युवक शिक्षा दूत बनाए गए हैं जो बच्चों को बरामदों में, छतों में या खुली जगहों पर पढ़ा रहे हैं। एक बैच में 15 बच्चों की इजाजत है और सामाजिक दूरी का निर्वाह जरूरी है। बच्चे और अभिभावक दोनों इससे राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन था जिससे मैं बच्चों की पढ़ाई क्लासें ठीक से नहीं लगती थी, क्योंकि 3 बच्चे और भी जो उनसे क्लास लेते थे। लेकिन जिस दिन से मोहल्ला पाठशाला खुली है उस दिन से एक बेटे की पढ़ाई खूब अच्छी तरह हो रही है और उससे उसका जो घर का वो है पूरा काम वाम बिल्कुल सही हो रहा है। पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही है और घर को टाइम वेस्ट भी नहीं होता। मैं मोहल्ला पाठशाला से बहुत कुछ मदद मिल रही है फिलहाल, लेकिन उससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2-3 महीने, तो पापा घर पे ही रहते थे तो ऑनलाइन क्लास हमें खूब अच्छी तरह लगती थी। लेकिन अब फिलहाल पापा काम पर जाते हैं तो अब अटेंड नहीं कर पाते ऑनलाइन, इसीलिए अब मोहल्ला पाठशाला चली, इससे हमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है और इससे हमारी पढ़ाई भी में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 2018 में नीति आयोग ने नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया था। 1ली से 8वीं कक्षा के बीच जिले के 1 लाख छात्र हैं।
इनमें से 70,000 छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे। मोहल्ला पाठशालाओं के तहत अब तक 4,300 बच्चों को जोड़ा गया है। 125 गांव में ये पाठशालाएं 246 कार्यकर्ता चला रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि आने वाले हफ्तों में कम से कम 50,000 बच्चों को इससे जोड़ा जा सके। शुरू में कोशिश सिर्फ पेशेवर शिक्षकों को जोड़ने की थी, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के आधे पद खाली हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की मदद ली गई। उमरा गांव में रहने वाली 20 साल की कामिला कार्यकर्ताओं में है। उसने न सिर्फ शिक्षक का अनुभव हासिल किया, बल्कि बहुत सारी लड़कियों का भविष्य भी बचाया। अभी जो हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी वजह ये है, तो मेरे गांव का जो पढ़ाई का माहौल है तो वो थोड़ा सा वैसा है कि उसमें लड़कियां हैं जो वो कम पढ़ती हैं। कोई 7वीं तक जाती है, 8वीं तक जाती है, मोस्टली 10वीं से आगे तो बहुत ही कम लड़कियां जाती हैं। तो मैंने सोचा मैं घर पे हूँ, खाली हूँ, और वैसे भी मुझे इस फील्ड से बेनिफिट होने वाला है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने गांव के बच्चों को बिठा के पढ़ाऊं, उससे बच्चों का भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत लगती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि फिलहाल बस बुनियादी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। अधिकारियों का कहना है वो इस पर भी काम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम ज़्यादा जोड़ देंगे कि डेली एक पेज बच्चा अपनी किताब से लिख ले, कम से कम रीडिंग में हॉबिट होगी उसको, इंग्लिश लिखने का। वो जो हमारा डायरेक्टरेट से आता है, शिक्षा विभाग जो हमें देता है, रोजाना सुबह 7 बजे आ जाता है हमारे पास, क्लास वाइज है टाइम टेबल उसके अंदर, वो हम उन शिक्षा दूत को भेजेंगे ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तब हो। अभी तो फिलहाल क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, शुरुआत तो की हमने किसी तरह बच्चे जोड़ने की है, अभी तक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे साथ साथ। इन मोहल्ला पाठशालाओं की वजह से संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर सरकार के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे और बच्चों की सुरक्षा का भी। नूह हरियाणा से कैमरा पर्सन सुशील राठी और ताहिर हुसैन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।